Welcome students, class 10. The board exam is going on and today I want to make a video related to physics, class 10 physics part. स्टूडेंट्स के कमेंट के अनुसार बोर्ड से रिलेटेड किस तरह की जानकारी आपका हो जिससे अच्छे नंबर आए। जो भी आपके पास जानकारी हो उस जानकारी से आपकी मार्किंग अच्छे हो जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। उसमें कुछ टिप्स मैं दूंगा। ये मार्किंग स्कीम टीचर्स के पास होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का जो बोर्ड की कॉपी इवेलुएट करता है उसके पास बोर्ड उसको वो एक मार्किंग स्कीम देती है और उसमें गाइडलाइन रहता है कि मार्क्स कैसे दिए जाएं। क्वेश्चन के जो स्टेप मार्किंग होती है वो सब उसमें स्टेप मार्किंग की तरह दिया रहता है। आपको उस स्टेप मार्किंग में अच्छे नंबर जो इवेलुएट करते हैं हम लोग, उसमें अच्छे नंबर पाने के लिए उतनी कॉपी चेक करने के बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं, बहुत सारे जानकारियां मिलती हैं कि बच्चे नंबर क्यों कम पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी जानकारी हो उस जानकारी में आप अच्छे रिप्रेजेंट कर पाएं और आपकी मार्किंग अच्छे सुधर जाए। ये आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कॉपियों को चेक करते समय मैं कॉपियां ही केवल नहीं चेक करता हूं, मैं जरूर देखता हूं कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं और जिससे उनके नंबर कम आ जाते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन को आप टू द पॉइंट आंसर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अधूरा क्वेश्चन पढ़ने से या थोड़ा पढ़ करके समझ लें कि यही है, आपकी मार्किंग कम हो सकता है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। आपके पास पढ़ने के लिए अलग से टाइम होता है। जो क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के हैं उसको भी यदि सही नहीं पढ़ेंगे तो मार्किंग गलत हो सकता है। पूछ रहा है कुछ, आप कुछ समझ लेंगे। ध्यान से पढ़ना पहले जरूरी है, तब आंसर जो दे रहे हैं वो टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जो आपसे पूछा गया है, जिसका जवाब क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जामिनर वही जवाब ढूंढता है। आपके आंसर में वो जवाब ढूंढता है। यदि आपने उससे रिलेटेड आंसर दिया है तो निश्चित मार्किंग आपको मिल जाती है, मार्क्स मिल जाते हैं। और जो मेन बात है उसको आप न कहकर दूसरी बातें कहते हैं और मेन पॉइंट को या तो हाइड कर देते हैं या बहुत बाद में देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। सुटेबली जो कहा है उसका टू द पॉइंट यदि आपने आंसर दिया, आपका आंसर साइंस में बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है, जो ही रिक्वायर्ड है उसका वो लिखें। और यूनिट्स की गलती बच्चे कर देते हैं। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो उसमें यूनिट्स लिखना ही भूल जाते हैं। प्लस माइनस की गलती आप करते हैं कि माइनस प्लस कहाँ होना चाहिए, उसकी गलतियां अक्सर देखने को मिलती हैं और उससे मार्क्स आपके कट जाते हैं, कम हो जाता है। तो इस बात पर ध्यान देंगे। इसके बाद मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रिक, जो 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, ये 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही शुरू करता हूं क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मैं सोचता हूं कि आज उसमें से कुछ आपको ऐसे टिप्स बताए जाएं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, इलेक्ट्रिक चैप्टर है तो उस चैप्टर में जो फार्मूले आपको लर्न है, कौन सा फार्मूला किसमें लगेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले को एक जगह लिख लीजिए। जैसा क्लास में भी बताया जाता है कि एक जगह लिखे रहेंगे तो बार बार आपका ध्यान क्वेश्चन, अब आंसर पूछ रहा है, आपको करंट निकालना है, अब और भी सिस्टम से दूसरा कुछ निकाल दीजिए, उसके लास्ट में जाके करंट निकालते हैं तो आपका समय बर्बाद हो जाता है। यदि आपको अप्रोप्रिएट फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट वही फार्मूला यूज करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा, समय बचेगा, कैलकुलेशन के भी कम करना पड़ेगा। जैसे मैं फार्मूला पहले लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के मैक्सिमम फार्मूले में लिखने की कोशिश करता हूं, आप इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो आई होता है, आई क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट आई
Q बाई टी है। अब देखिए Q बाई टी, इसे आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये चार्ज है, ये टाइम है, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेशन भी आपको यदि पूछता है तो आप फार्मूला याद है तो डेफिनेशन बना लेंगे। जैसे I इक्वल टू Q बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये शो कर रहा है। अब ये करंट जो दिया रहेगा वो एम्पियर में लिखा रहेगा, आप करंट समझ लेंगे, और यही इक्वल टू होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्रॉस करके, Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी इक्वल टू एन इंटू ई। ये फॉर्मूले आपको याद होगा कि चार्ज जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन एट चार्ज एट पर इलेक्ट्रॉन। ये ई की वैल्यू आपको पता ही होगा कि ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, नेचर माइनस होता है लेकिन न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत नहीं है। ये वैल्यू होता है, दिया रहेगा आपको यदि पूछेगा तो ये फॉर्मूले इससे रिलेटेड हो गया। Q, I, T और N एक साथ आपने लिख दिया। इसमें से इन दोनों से रिलेटेड पूछता है या इनसे पूछता है, आप फट से लगा देंगे। उस सिंबल में आप लिखेंगे कि N क्या दिया है, हाँ, Q क्या दिया है, E पूछता है या E दिया है तो N पूछ देगा, Q दिया रहेगा। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन मार्क, जैसे Q इक्वल टू 1 है, N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, E इक्वल टू इतना होता ही है, तो N इक्वल टू Q बाई E कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही, वो वैल्यू जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपने पहले ही लिख लीजिए। जब आपको आंसर शीट मिलता है ना भरने के लिए, उसके पीछे पेंसिल से आप फार्मूले को लिख लीजिए। जो आपको लर्न है उस समय आपको लिखने के लिए तो अलाउ नहीं रहता है, पढ़ने के लिए अलाउ रहता है। आप आंसर शीट पढ़ते हैं, आंसर शीट के ऊपर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसको फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद भी आपको समय मिल जाता है, 15 मिनट टाइम होता है। तो उसके बाद आप पेज को एकदम लास्ट पेज खोलने के लिए अलाउ नहीं है, फिर भी आप जो है लास्ट पेज को खोलिए, वो तो सिल रहता नहीं है। आप वहां पे कहीं भी पेंसिल से फार्मूले सब लिख लीजिए, जो आपको मेमोरी में है वो लिख लीजिए। अच्छा, आप उस निश्चित है कि इस पर क्वेश्चन आएंगे, सारे फार्मूले तो मैं अभी भी लिखने जा रहा हूं, तो वो लिखे रहेंगे तो आपको दोबारा वो समय बच जाएगा और उसमें आप फार्मूले का यूज कर लेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, W का फार्मूला जो होता है, W का वो हीट प्रोड्यूस के इक्वल होता है। दोनों का SI यूनिट वाट, ये जूल ही है, और ये V इंटू क्यू इक्वल टू I स्क्वायर R। VIT लिख दिया जाए पहले, VIT इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये फार्मूले आपको पता है। अच्छा, यदि आपसे P का फार्मूला, P से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी यहीं पर लिख लीजिए, या ये नहीं भी लिखते हैं तो आपको पता ही है कि P इक्वल टू W बाई T है। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जहां T है वहां से आप T हटा देंगे तो ये P का फार्मूला बन जाएगा। देखिए मैं T हटा रहा हूं तो V इंटू आई हो जाएगा, P इक्वल टू यही इक्वल टू I स्क्वायर R भी होगा, I स्क्वायर R, और यही इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होगा। क्योंकि T से डिवाइड कर देने पर, W को T से डिवाइड कर रहे हैं तो T हट जाएगा तो P का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए, एक फार्मूला आपको याद था, दूसरा ये P इक्वल टू W बाई T मालूम है, तो सब में से T हटा दिया, वो P का फार्मूला हो गया। आपको तो याद यही करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद ओम्स लॉ के अनुसार आप जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R। कुछ स्टूडेंट्स इसको ट्रांसपोजिशन में गलती करते हैं, तो इसके लिए छोटा सा मैं एक ट्रायंगल बता दे रहा हूँ, क्लास में मैं बताता हूँ, अक्सर ट्रायंगल बता दे रहा हूँ, मैजिक ट्रायंगल इसका नाम है। और ये V इक्वल टू I इंटू R है, तो V को ऊपर लिख दीजिए, I को यहाँ लिख दीजिए, R को यहाँ लिख दीजिए। अब जो आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए V निकालना है तो V को ढकिए तो I इंटू R दिखेगा, I निकालना है तो I को ढकिए तो V बाई R,
आर निकालना है तो आर इक्वल टू वी बाई आई। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये बना लेंगे। अब इसके बाद और भी जो फार्मूले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो कॉम्बिनेशन टी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्यू इन सीरीज में जो है यदि रेजिस्टेंस है तो आर इक्यू क्या होता है, यहां पर लिखा जाए इन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, R is equal to R1 plus R2 plus R3 for parallel combination आप पता ही है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैं रिमाइंड कर रहा हूं सभी को, मैं लिखने की जरूरत नहीं है उस समय, ये फार्मूले बहुत जरूरी है। एक और फार्मूला आप लिख लेंगे, रेजिस्टिविटी, यदि रेजिस्टिविटी दिया हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ दिया हो, या उनमें से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जो रेजिस्टिविटी रिलेटेड फार्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अब R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में ये एक तो कांस्टेंट है तो दिया रहेगा वैल्यू, ये एल ए और R में से कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है और दो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। अब ये R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो वायर दिया रहेगा उसका डायमीटर दिया रहेगा, तो आप उसका रेडियस हाफ कर लेंगे और रेडियस निकाल करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इसको फाइंड कर लेंगे। तो इतने फार्मूले रिक्वायर्ड है, आप स्नैप भी ले सकते हैं, रिक्वायर्ड है, और इसको आप यदि पेंसिल से लिख लेते हैं तो आपका समय बचेगा। अब इसमें अब क्वेश्चन जो लिखा है, जब सिंबल में गिवन क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है लिखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा। ध्यान दीजिए, यदि आपको डब्ल्यू वी क्यू से रिलेटेड कोई भी पूछ रहा है तो ये कर लीजिए, डब्ल्यू या एच दोनों के लिए सेम फार्मूले हैं। तो यदि वीआईटी में से कोई दो दिया है, एक डब्ल्यू पूछ देता है, या इससे रिलेटेड जो भी पूछा है, तो इसको आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क में, भी इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू इतना, टी इक्वल टू इतना, डब्ल्यू क्या होगा तो इसको लगा देंगे। यदि आर दे दिया है, वी नहीं दिया है, आई दिया है और डब्ल्यू पूछता है या एच पूछता है, हीट प्रोड्यूस, तो आप ये लगा देंगे, उसी तरह से ये लगा देंगे। इससे हमको फार्मूले के एक फार्मूले से दूसरे में, दूसरे से जाके निकालने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उसी पर पहुंचेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है बहुत ही कम हो जाएगा, जितने रिक्वायर्ड है उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बनाता हूं। ये किस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में इसमें आ सकता है, जैसे लिखा हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज ए रीडिंग गिवन ऑन ए बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग रीडिंग, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब having reading 220 volt 50 वाट, ये रीडिंग लिखा है। आपको फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई का वोल्टेज है, 50 वाट के लिए बना हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बल्ब का,
तो आप जैसे इन फार्मूलों में से यही पूछ दिया, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके लिए फटाक से लिखिए सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बी दिया है 220 वोल्ट, और ये डब्ल्यू का मतलब वाटेज है, पी है। ये नहीं कि डब्ल्यू मत समझ लेना, ये वाट लिखा है, ये पी पावर को दिखाता है, वाट में पावर होता है, तो ये भी गलती बच्चे करते हैं। तो देखिए P इक्वल टू 50 वाट है, तो आपको दिया है V और P, क्या फाइंड करना है? R। तो R फाइंड करना है, यहां लिखा रहेगा फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कर दिया, तो आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं इसीलिए फार्मूला लिखने को कहा कि आपने लिख दिया यहां से जो रीडिंग है, जो क्वेश्चन मार्क है, V, P और R। इसमें देखिए P वाले फार्मूले में V, P तो एक ही जगह रहेगा, V और R और P का ये फार्मूला है, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R आपको पता है, अब डायरेक्ट इसी में जाएंगे और किसी को P के और फार्मूले में नहीं जाएंगे, इसी में जाएंगे। तो आपको निकालना है R, तो R इक्वल टू ये V स्क्वायर बाई P होगा, और V तो 220 है, 220 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा 220 बाई 50। तो अब हम इसको कटा देते हैं, 5 से घटाएं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 44 को 22 से इधर कर लेते हैं, 88 ऐड कर लीजिए, 8 16 968। मल्टीप्लाई एक बार और जरूर चेक करना चाहिए, गलतियां कर देते हैं बच्चे। 0 से 0 कटा दिया, 5 से कटाया 44 आया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक। अब से मल्टीप्लाई किया, 44 2 जा 88, 88 16 और 968 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो 968 ओम आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपने डायरेक्ट इसी फार्मूले में गया और निकाल लिया। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आप इस तरह लिखते हैं क्वेश्चन में, गिवन को सिंबल में लिख दिया, क्वेश्चन मार्क को भी सिंबल में लिख दिया, तो सिंबल में ये फार्मूले दिख रहे हैं और यहां से आपको हेल्प मिलेगा और ये आप कर लेंगे आसानी से। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लिख देगा कि two bulbs of 100 watt and 50 watt are connected in series. Find the current of the circuit. इस तरह क्वेश्चन बुक में सारे क्वेश्चन तो दिया नहीं रहता है, चॉइस दिया रहता है। तो 2 बल्ब हैं, मैं इसको सिंबल में दिखाता हूं। ऐसा सिंबल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये है, सीरीज में लगा दिया और यहाँ ये एसी सप्लाई का सिंबल है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया। यहाँ पर ये एक स्विच लगा दिया और ये एमीटर जो है, एमीटर यहाँ लगा सकता है। एमीटर ये बल्ब का जो रीडिंग है ये लिख देगा 220 बल्ब्स जो है, B1 लिखा है, ये B1 है, ये B2 है। B1 है 220 100 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट, और B2 है 220 50 वाट, है ना। तो अब इससे आपको फाइंड करने को दे देगा, फाइंड करंट। फर्स्ट में पूछ देगा I, सेकेंड में पूछ देगा R,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्यू पूछ देगा, थर्ड में पूछ देगा ये करंट मतलब कि एमीटर रीडिंग आपसे पूछ देगा, करंट आई, चलिए आई एमीटर बताएगा। तो एक और चीज, दो चीज हो गया, करंट पूछ देगा, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ देगा, उसके बाद मान लीजिए दो ही चीज पूछ रहा है और ज्यादा नहीं, 10th स्टैंडर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही पूछ दिया। अभी थोड़ा आपको नया क्वेश्चन लग रहा होगा, आप कहेंगे कि बुक में तो हम लोगों ने एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है, साइड बुकों में भी इस तरह क्वेश्चन नहीं रहता है, मैंने अपने मन से बनाया इसको, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बन सकता है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, अब दोनों तो सेम वोल्टेज के बल्ब है आपके घर में, सीरीज में दो बल्ब लग गए हैं, तो रेजिस्टेंस आप दोनों का निकालेंगे तभी ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस तो आपको निकालना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस निकाल कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद करंट पता करेंगे। ये 220 वोल्ट यहाँ पर ये सप्लाई है, तो करंट के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए, और इसके लिए मैं सॉल्यूशन यहाँ करना चाहूंगा, इसको मिटा दूं। ये देखिए R1 निकालिए पहले, R1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1 हो जाएगा, और वी स्क्वायर 220 बाई P जो है 100 है, इंटू 220 स्क्वायर कर दे रहे हैं, और वी स्क्वायर बाई P1 निकल रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 484 ओम। दूसरा R2 वी स्क्वायर बाई P2, तो इसको स्ट्रेच में 200 वाट ले लेता हूं, 200 राउंड फिगर में ज्यादातर दिया रहता है, तो राउंड फिगर में ले लेता हूं 200 वाट, 220 वोल्ट 200 वाट का बल्ब है, तो 220 इंटू 220 अपॉन 200, 0 से 0 इसको भी कटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 11, और 11 से मल्टीप्लाई, 11 टू 22, 11 टू 22 और 2 24 ओम। एक और चीज आपको इस क्वेश्चन से बताना चाहूंगा कि कभी दे देता है ना कि दो बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट एंड 220